नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर हम सभी की नजर लगातार बनी रहती है। एक एक अपडेट उस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाते हैं और इस अपडेट को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर वाराणसी से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वाराणसी पहुंचे हुए हैं। आज वाराणसी का दौरा है। इस दौरान करोड़ों की सौगात थी, लेकिन इसके साथ ही जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे तो सीधे तौर पर अधिकारियों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आए और जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि दोषियों को हो कड़ी सजा। आखिर क्या है ये पूरा मामला, किन दोषियों की बात प्रधानमंत्री ने कही, बताएंगे विस्तार से आपको। साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है मौसम से जुड़ी। जी हां, बारिश और आंधी ने तबाही मचाई हुई है। कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है तो कहीं पर बारिश और आंधी की वजह से तबाही जैसी तस्वीर देखने को मिल रही है। कई लोगों की जान भी इस बीच चली गई है। आखिर क्या है पूरी खबर के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है पाकिस्तान के लाहौर से जुड़ी, जहां योग गर्ल का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद में कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि पाकिस्तान में क्या वाकई योग पर बैन लगा हुआ है महिलाओं के लिए, कि महिलाएं पार्क में योग नहीं कर सकती। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज पंच की, आज की प्रमुख और पहली खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाराणसी के दौरे पर है। और आज जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे एयरपोर्ट पर, तो उतरते ही एक ऐसे मामले का संज्ञान लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हां, वाराणसी में हाल ही में ऐसा मामला, दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें एक छात्रा से 6 दिन के अंदर 23 लोगों ने दुष्कर्म किया। हालांकि इसमें अभी तक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। और पूछताछ में आरोपियों ने जो खुलासा किया उससे तो कई और सवाल खड़े हो गए। आखिर क्या है ये पूरा मामला, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ की है इस पूरे मामले में कार्रवाई, और आरोपियों ने क्या कुछ खुलासा किया है, बताएंगे विस्तार से आपको सब कुछ। लेकिन साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे एयरपोर्ट पर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने खुद इस पूरे मामले का लिया संज्ञान। तो सबसे पहले वाराणसी पहुंचते ही एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जहां एयरपोर्ट पर ही बलात्कार की जो घटना हाल ही में हुई है वाराणसी के अंदर, उस खबर की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए इस पूरे मामले की। और इस दौरान पुलिस आयुक्त और मंडलायुक्त को सीधे तौर पर निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी से भी मुलाकात की और निर्देश दे दिए कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही निर्देश भी दिए कि आगे भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जाए। दरअसल हाल ही में अगर हम देखें तो वाराणसी में ये पूरा मामला सामने आया था और प्रधानमंत्री आज जब वाराणसी पहुंचते हैं, क्योंकि वाराणसी के वो सांसद हैं, वहां के लोगों ने उन्हें चुना है, तो ऐसे में वहां पहुंच करके इस पूरे मामले पर अधिकारियों से जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए और सीधे तौर पर यह संकेत दिए हैं कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही भविष्य में आगे आने वाले समय में ऐसी घटनाएं दोबारा सामने ना आए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये तो बात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक्शन में नजर आए आज वाराणसी पहुंचते ही। लेकिन आखिर ये पूरा मामला क्या है, कब ये पूरा मामला सामने आया और पूरा मामला क्या, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो वाराणसी का ये पूरा मामला है, जहां आपको बता दें कि वाराणसी में छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। 19 साल की ये छात्रा जिसके साथ गैंगरेप हुआ, कैफे से पूरा ये काला धंधा जो है वो शुरू हुआ। आरोपियों से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल इस दौरान जो कैफे है वहां पर अफीम परोसी जाती थी, हीरोइन और हुक्का से लेकर शराब तक वहां पर परोसी जाती थी। और कैफे के आड़ में ये पूरा जो काला धंधा है वो वहां पर शुरू हुआ। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अनमोल गुप्ता जो है वो इस पूरे सेक्स रैकेट का पूरा मास्टरमाइंड है, जिसने पूरा इसका प्लान बनाया, पूरा प्लान तैयार किया इसमें, और जो एजेंट है उनको जोड़ा। और इस कैफे के जरिए 15 लड़कों को एजेंट के रूप में बनाया गया था। एजेंट के तौर पे ये 15 लड़के वहां पर काम करते थे। ये एजेंट जो है वो लड़कियों को, सबसे पहले जब लड़कियां उनके कैफे में पहुंचती थी तो उनको दोस्त बनाते थे, और दोस्त बनाने के बाद में उनको उनके साथ में दुष्कर्म करते थे। और दुष्कर्म करने के बाद उनको ब्लैकमेल भी वहां पर किया जाता था इन लड़कियों को। कैफे से पूरा ये काला धंधा शुरू हुआ था। हालांकि अब इस पूरे मामले में खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। जिन आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है
उस गिरफ्तारी में ये खुलासा हुआ है, पूछताछ जब इन आरोपियों से की गई। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो 9 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है 23 में से, और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है, जिसके लिए पुलिस की 3 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, जगह जगह पर जा रही हैं और इन आरोपियों की तलाश की जा रही है। अब सोचिए, जब ये पूरा मामला सामने आया तो इस पूरे मामले ने जहां एक और शर्मसार किया, लेकिन वहीं हैरान भी किया है। और पुलिस किस तरीके से एक्शन में नजर आई इस पूरे मामले के बाद में, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। पुलिस ने अभी तक क्या कुछ एक्शन लिया है वो आपको बता देते हैं। दरअसल पुलिस एक के बाद एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है और अभी तक इस पूरे मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लगातार पुलिस दबिश दे रही है और उस दौरान की ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जब दबिश देने के दौरान ही आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बीते कल की अगर हम बात करें तो 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी अभी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरिकेश अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो इस पूरे मामले के सामने आने के बाद में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकियों की अभी बाकी है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में सीधे तौर पर यह आदेश दे दिए हैं कि जो भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि पुलिस किस तरीके से एक्शन में है। 12 नामजद और 11 अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया, जहां देर रात 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और 9 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद में अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है और पुलिस की 3 टीमें हैं जो लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं और आरोपियों की तलाश कर रही हैं। 6 अप्रैल को 23 के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था। 6 अप्रैल को ये पूरा मुकदमा हुआ था और इसमें 23 लोगों का नाम है, लेकिन इनमें से 12 नामजद हैं और 11 अज्ञात के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। हालांकि इसमें से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है, बाकियों की तलाश इस वक्त की जा रही है। तो ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो गिरफ्तारियां हुई हैं इन आरोपियों की। अब इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद में उनसे पूछताछ होगी कि आखिर ये किस तरीके से पूरा सेक्स रैकेट वहां पर चलाते थे, कैसे आम लड़कियों को वहां पर फंसाया जाता था इस कैफे के बहाने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा गोरखधंधा है ये कैफे से ही शुरू हुआ था। कैफे में सबसे पहले शुरुआत हुई इस कैफे की, और कैफे में जब लड़के लड़कियां आने लगे तो लड़कियों को सबसे पहले दोस्त बनाया जाता था इन 15 एजेंटों के द्वारा, और उनसे दोस्ती बढ़ाने के बाद में उनके साथ दुष्कर्म किया जाता था। दुष्कर्म के बाद में उनको ब्लैकमेल भी किया जाता था। और सिर्फ ऐसा सोचिए कि एक लड़की ने इस पूरे मामले की गवाही दी है, जिसके साथ 6 दिन के अंदर 23 लोगों ने जिसके साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि इस पूरे मामले सामने आने के बाद में पुलिस इस वक्त लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगातार एक के बाद एक दबिश दी जा रही है, आरोपियों की गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब वाराणसी पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। न्यूज पंच में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, जो अप्रैल के महीने में ही अपनी मनमर्जियां करता हुआ दिख रहा है। कहीं पर इतनी गर्मी कि पारा 40 पर पहुंच रहा है, तो कहीं पर आंधी तूफान और बिजली गिरने से तबाही मच गई। जी हाँ, मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जगहों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान भी इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। भयंकर गर्मी अभी हाल ही में पड़ी और उसके बाद अब कई जगह पर आसमान में बादल भी छाए रहेंगे और इसके साथ ही कई जगहों पर हल्की बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है।
अलग अलग राज्यों में क्या है मौसम का हाल, जानेंगे अपने संवाददाताओं से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बिहार में मौसम की मनमर्जियां। तो बिहार में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, जहां बिहार में इस वक्त आंधी और बारिश का कहर है। और इस कहर में कहीं ना कहीं कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान बिहार में हुआ है। और सीधे तौर पर हम देखें तो मुझे मनमर्जियां इस वक्त मौसम की नजर आ रही हैं। बारिश और साथ ही बिजली गिरने से जुड़ी जो घटनाएं हैं उसमें अभी तक एक नहीं दो नहीं बल्कि 58 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि वज्रपात से 15 जिलों में 23 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार बिहार के अंदर जो मौसम की मनमर्जियां हैं उन मनमर्जियों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। पेड़ और दीवार गिरने से 35 लोगों की मौत हुई है। दीवार गिरने से नालंदा की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें नालंदा में हुई है, जहां 22 लोगों की मौत हुई है। और ये सिर्फ मौसम की वजह से, क्योंकि वहां पर आंधी बारिश ये सब आई थी। साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संवेदना जताई है इन मौतों को लेकर। और साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी घोषणा इस वक्त मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। और अब जो मृतक के परिजन हैं, जितने भी मृतक हैं, उन सभी के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि उन सभी को दी जाएगी। तो ये तो बात रही यूपी की। माफ कीजिएगा, बिहार की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं बारिश और साथ ही जो आंधी आ रही है उसने तबाही मचाई हुई है। अभी तक 58 लोगों की मौत इस मौसम की वजह से हो चुकी है। और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 4 लाख की राशि मुहैया कराने की बात कही गई है। इसके साथ ही अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, बिहार के बाद में, जहां यूपी में भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। और इस आंधी तूफान का जो असर है वो यूपी में भी देखने को मिल रहा है। बिजली गिरने से तबाही मची हुई है यूपी के अंदर भी। और साथ ही अगर यूपी की जब हम बात करें तो वर्षा जनित घटनाओं में अगर हम देखें तो अभी तक इस पूरे मामले में 22 लोगों की मौत हुई है, 45 पशुओं की मौत हो चुकी है, 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सोचिए मौसम किस तरीके से कहर ढा रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है। और साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजा राशि का भी ऐलान कर दिया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की तरफ से ये ऐलान किया गया है। साथ ही इस ऐलान के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, जान माल के नुकसान का तत्काल सर्वेक्षण किया जाए। इसके साथ ही सर्वेक्षण के साथ ही मौसम विभाग की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं। और मौसम विभाग ने 48 घंटों में आंधी बारिश के आसार जताए हैं कि जो अगले 48 घंटे हैं उसमें और ज़्यादा आंधी आ सकती है, बारिश आ सकती है। तो पिछले 24 घंटे में ही अगर हम देखें तो मौसम एकदम बदलता हुआ नजर आया पश्चिमी विक्षोभ के कारण। और इस जहां एक और दिल्ली, नोएडा की अगर हम बात करें खासतौर पर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी और 40 तक तापमान ये पहुंचा था। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। यूपी और बिहार की हमने आपको बताई। अब बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की बात करते हुए जहां आपको बता दें कि 15 अप्रैल से दिल्ली में एक बार फिर से हीट वेव की चेतावनी इस वक्त मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल या मुसीबत और बढ़ती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से राजधानी दिल्ली का पारा बढ़ेगा और ज़्यादा। हाल ही में हमने देखा है कि 40 तक पारा ये पहुंच गया था। और अभी भी ये कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि अधिकतम 40 और न्यूनतम 23 डिग्री तक तापमान जो है दिल्ली का पहुंच सकता है। और ऐसे में जो लोग हैं, जो आम जन हैं, उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये दिल्ली की बात हमने आपको बताई कि दिल्ली में क्या कुछ नज़ारा है इस वक्त मौसम का। तो मौसम की मार इस वक्त कई जगह पर देखने को मिल रही है, बिहार, यूपी और फिर दिल्ली। हालांकि दिल्ली में अगर हम देखें तो गर्मी लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मौसम में थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार और यूपी में इसी मौसम ने कहर ढाया हुआ है, तबाही लगातार मचा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से, और साथ ही विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मधुरेश, सबसे पहले आपके पास में आना चाहेंगे, जिस तरीके से बिहार की अगर हम बात करें तो 58 मौतें इस मौसम की वजह से वहां पर हो चुकी हैं। हालांकि मुआवजे राशि का भी ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से किया जा चुका है। हाँ, निश्चित रूप से कल का जो दिन था वो बिहार के लिए आफत से भरा हुआ दिन था। और यहाँ कल बारिश, आंधी और वज्रपात तीनों के कारण लगभग 58 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मुआवजे की घोषणा की गई है। मौसम विभाग ने आज थोड़ी राहत भरी खबर दी है। आज भी हालांकि 10 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन अभी तक मौसम सामान्य उन जिलों में बना हुआ है। और कल के बारे में मौसम विभाग ने एक राहत भरी खबर ये दी है कि कल से यहाँ मौसम जो है वो थोड़ा ठीक हो सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि अभी अभी
2 बजे से मौसम विभाग के वैज्ञानिकों और आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश कुमार एक बैठक भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये हाई लेवल बैठक है और इस बैठक में ये भी तैयारी की जाएगी कि अभी अप्रैल का महीना है और लगभग 2 से 3 महीने बाद यानी जून से बिहार में मानसून प्रवेश करता है, तो 3 महीने बाद की क्या तैयारी हो और किस तरीके से 3 महीने बाद जो अलर्ट है और इस तरह की वज्रपात जो घटनाएं होंगी उससे निपटने के लिए क्या तैयारी की जाए, इसकी समीक्षा अभी की जाएगी, साथ ही दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। ठीक है मधुरेश, आपके पास में वापस आएंगे। हमारे साथ में लखनऊ से हमारे सहयोगी विकास भी इस वक्त लगातार बने हुए हैं। विकास, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में भी कहीं ना कहीं इस मौसम का असर देखने को मिल रहा है। यूपी में भी कई सारी मौतें हो चुकी हैं, पशुओं को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 22 मौतें हुई हैं और तकरीबन 45 पशुओं की जान गई है और तकरीबन 15 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके साथ साथ सीएम योगी ने ये निर्देश दिया है जो सभी जनपद के जिला अधिकारियों को, क्योंकि इस मौसम में खेतों में फसल रहती है, उस फसल का नुकसान होता है। अगर 33% से ज़्यादा की फसल खराब होती है तो उसका आकलन कर जिला अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल शासन को वो रिपोर्ट भेजी जाए जिससे कि किसानों की मदद की जा सके। चूंकि ये ऐसा मौसम रहता है, फसल खेत में कुछ लोगों की पड़ी रहती है, कटती नहीं है, तो निश्चित रूप से किसानों के लिए भी कहीं न कहीं उनके माथे पर बल पड़े इस मौसम की वजह से। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए समस्त जनपद के जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जो भी नुकसान हुआ है वहां पर उस फसल के नुकसान का आकलन करके 24 घंटे में अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करे। रही बात आकाशीय बिजली की, तो निश्चित रूप से उन्नाव, कानपुर देहात से लेकर सिद्धार्थ नगर तक के कई जनपदों में कल वज्रपात हुआ है, जिसके कारण से ये जनहानि हुई है और पशु भी काफी ज्यादा इस आकाशीय बिजली का शिकार हुए हैं। आने वाले दिनों में आज के लिए 14 जनपदों में अलर्ट जारी किया गया है कि यहां पर आज आकाशीय बिजली गिर सकती है, साथ साथ मौसम में तेज हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल आगे की अपडेट जैसा रहेगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राहत आयुक्त कार्यालय के द्वारा सभी जनपद के प्रशासन को सूचित कर दिया गया है कि वहां पर ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए आप सतर्कता बरतें। और सबसे बड़ी बात है कि जो जिन लोगों का नुकसान हो रहा है, जिन लोगों के घर गिर रहे हैं, उनके नुकसान का आकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजी जा सके ताकि मुआवजे की राशि उन तक को मिल सके, आर्थिक सहायता दी जा सके। हालांकि जिन लोगों की जनहानि हुई है 4-4 लाख रुपए के मुआवजे की राशि का मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। ठीक है, हमारे साथ में मधुरेश भी पटना से लगातार बने हुए हैं। मधुरेश, अगर बात बिहार की करें तो ये तो बात यूपी की रही, लेकिन बिहार में जो किसान हैं उनकी किस तरीके से मदद की जाएगी? क्योंकि इस मौसम की मार जो है खासतौर पर किसानों पर भी पड़ी है, उनकी फसल को भी काफी नुकसान पहुंचा है, तो किसानों के लिए किस तरीके से मदद की जाएगी, आर्थिक सहायता? देखिए, अभी जो बिहार में मौसम होता है, जनरली खेतों में गेहूं और मसूर की फसल लगी हुई होती है और उसकी कटनी हो रही होती है, कटाई हो रही होती है। लेकिन ऐन वक्त पे बारिश हो जाने से मसूर और गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उत्तरी भारत में, जबकि दक्षिणी भारत में मक्के वगैरह की जो फसल है उसको नुकसान हुआ है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, दक्षिणी बिहार में मक्के वगैरह की जो फसल है उसको नुकसान पहुंचा है। और ऐसे में जो अभी मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जो अभी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें जो किसानों को नुकसान हुआ है और किस तरीके से उनको मुआवजा देना है, इसको लेकर भी कई फैसले लिए जा सकते हैं। समझा जा रहा है कि जो फसल बीमा की राशि है जो किसान पहले करवाते हैं, फसल लगाने से पहले जो की जाती है, उसकी राशि तो मिलेगी ही। मुख्यमंत्री की तरफ से भी इसे लेकर के कुछ जो मुआवजा है उसकी घोषणा की जा सकती है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साथ ही हमारे साथ में इस वक्त लखनऊ से विकास लगातार बने हुए हैं। विकास, से एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आगे के लिए मौसम विभाग की तरफ से क्या निर्देश दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश में फिलहाल 24 घंटे के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है उनमें 14 जनपदों के लिए सबसे ज्यादा ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और लगभग 50 ऐसे जनपद हैं जहां पर छुटपुट बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। इन जनपदों में प्रशासन को पहले से अलर्ट कर दिया गया है कि आपके यहाँ राहत और बचाव के काम के लिए आप पहले से ही सचेत रहें ताकि लोगों का कोई जनहानि ना होने पाए, किसी तरीके का बड़ा नुकसान ना होने पाए। इसके लिए 3-3 घंटे पर अलर्ट भेजा जा रहा है उन जनपदों में जहाँ के लिए अलर्ट जारी किया गया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, मधुरेश आपका भी और विकास साहब का भी। तो ये तो रही मौसम की मनमर्जियाँ जो कि अप्रैल के महीने में ही नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही जो
तीसरी महत्वपूर्ण खबर है उसका भी इस वक्त रुख कर लेते हैं। और तीसरी अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो है पाकिस्तान से। जी हाँ, आपको बता दें कि हर साल 21 जून को पूरी दुनिया जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाती है और योग के महत्व को जन जन तक पहुंचाया जाता है। पर लगता है कि पाकिस्तान में इससे कुछ अलग है। वहां शायद महिलाओं को योग करने की इजाजत नहीं है, उनके योग पर रोक लगी है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो मामला सामने आया है उससे ये सवाल उठता है। पाकिस्तान के लाहौर के एक रिहायशी इलाके की रहने वाली ईशा अमजद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करके कहा है कि पार्क में वो योग कर रही थी और इस दौरान पहले तो उन्हें एक शख्स ने कथित तौर पर परेशान किया और फिर वहां मौजूद गार्ड ने उन्हें ये कहकर पार्क से जाने के लिए कहा कि यहां इसकी इजाजत ही नहीं है। अब ऐसे में आप सोचिए कि सवाल कहीं ना कहीं यही उठ रहा है कि क्या वाकई लाहौर के पार्कों में योग करने की इजाजत नहीं है। सबसे पहले आपको खबर से जुड़े कुछ अहम बिंदु दिखाते हैं। तो लाहौर में पार्क में योग करने पर कहीं ना कहीं रोक है और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि क्या वाकई वहां पर योग करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान के लाहौर में योग करने की इजाजत नहीं है। दरअसल ये महिला जो है वहां पर योग कर रही थी, लेकिन जब इसको वहां पर आकर जो गार्ड है वहां पर मौजूद उन गार्ड ने जब रोका तो इसने वीडियो बना लिया और उस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है और जो कि काफ़ी अपने आप में अब विवादित बनता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लोगों की देखने को मिल रही है इन दोनों वीडियोज़ को लेकर के। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये योग को लेकर एक संदेश जन जन तक पहुँचा रही है कि योग का क्या महत्व है अपने आप में और हर किसी को योग अपनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो इन्हें काफ़ी परेशान भी करते हैं और जब वो इसकी शिकायत करती हैं गार्ड से तो गार्ड खुद इन्हें वहां से जाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि पार्क में योग करने की इजाजत नहीं है। तो क्या वाकई लाहौर में योग पर पाबंदी है? महिला योग ट्रेनर के साथ ये जो अभद्रता हुई है आखिर इसका क्या जवाब है? क्या कार्रवाई? ट्रेनर ईशा अमजद को पार्क से आखिर क्यों निकाला गया? वो यहाँ पर योग कर रही थी, क्या सिर्फ यही वजह थी जिसकी वजह से उन्हें पार्क से जाने के लिए कह दिया गया, पार्क से उन्हें हटा दिया गया? डीएचए के पब्लिक पार्क में वो योग अभ्यास अपना कर रही थी और जन जन तक एक मैसेज पहुंचा रही थी योग के महत्व को लेकर। लेकिन इस दौरान एक अजनबी जो है वो लगातार जब वो योग कर रही थी उसे घूरता रहा। वहां पर उस अजनबी ने इनके कई सारे वीडियो भी बनाए और कहा कि टिकटॉक बनाओ कहकर अभद्रता। ये टिकटॉक बनाने का एक कमेंट उनकी तरफ से किया गया है, जिसके बाद गार्ड ने कहा है कि पार्क में योग की इजाजत नहीं है। तो क्या वाकई लाहौर के जो पार्क है वहां पर महिलाएं योग नहीं कर सकती? जिसके बाद में जब ये पूरा मामला सामने आया तो ईशा अमजद का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नजर आया और इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ जो वीडियो है वो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड भी कर दिया। और इस पूरे मामले पर ईशा अमजद की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। ईशा अमजद ने इस पूरे मामले पर कहा है कि जिसने परेशान किया वही मुझे रोक रहा था कि योग मत करो और पार्क में योग करने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये मेरे लिए नया नहीं है, अब इसकी आदत हो चुकी है। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं यही उठ रहा है कि क्या महिलाओं को वहां पर योग करने की इजाज़त नहीं है? इस वायरल वीडियो से सोशल मीडिया पर भी अलग अलग कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। बहस इस वक्त सोशल मीडिया पर भी छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने इस अहम मुद्दे को उठाया है और कहा है कि क्या महिलाओं को पब्लिक स्पेस में, पब्लिक प्लेस में आज़ादी नहीं है योग करने की? और ये है आज के हमारे समाज की सच्चाई। ये सवाल उन यूजर्स की तरफ से उठाया जा रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान में अगर हम देखें तो महिलाओं की आज़ादी को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे और एक बार फिर से यही सवाल उठते हुए नजर आए कि क्या पार्क में योग करना एक गुनाह है? क्या पार्क में योग नहीं किया जा सकता? और साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लेट हर ब्रीथ ट्रेंड भी इस वक्त कर रहा है। तो अपने आप में कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। आरोपी शख्स पर हालांकि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अभी भी जो आरोपी शख्स है वो आज़ाद घूम रहा है, जिसने कमेंट किया और वहां से जाने के लिए कहा और साथ ही वहां पर जो पार्क में गार्ड मौजूद था उसकी भूमिका पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जहां हम देखें तो अप्रैल का ये महीना चल रहा है और हर साल 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, जन जन तक इस के महत्व को पहुंचाते हैं कि योग आपके जीवन में कितना ज़रूरी है। पूरी दुनिया ने इस चीज़ को माना है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आज भी इस पर रोक है क्योंकि जब वो महिला वहां जाकर के जो योग ट्रेनर है वहां पार्क में जाकर जब वो योग कर रही थी और जन जन तक इसके महत्व को पहुंचा रही थी, योग के महत्व को, तो उसको वहां पर रोक दिया गया और जिससे कहीं ना कहीं महिलाओं की आज़ादी पर पाकिस्तान में एक बार फिर से अपने आप में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। अब सीधा आपसे मुलाकात होगी सोमवार की सुबह 10:30 बजे। तब तक के लिए मुझे और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।